हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देखने जा रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017। यह है इसका पार्ट 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, द टर्म सिक्स पार्टी टॉक्स वॉज रिसेंटली इन न्यूज, व्हाट इज इट। तो ये सिक्स पार्टी टॉक्स जो है वो किसके बारे में है, ऐसा ये हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया गया है, अफगान इशू आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्सेज बाय यूएसए, आफ्टर दैट सीरिया टर्की आइसिस इशू, नेक्स्ट ऑप्शन इज रशिया ओपेक इशू ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर इशू। ठीक है, तो ये जो सिक्स पार्टी टॉक था ना, ये इस पे दैट इज डी जो है इसका नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर इशू, इसके बारे में था। तो इसका आंसर है डी, दैट इज नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर इशू। देखिए इसमें सबसे पहले तो कौन कौन से देश है हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे है सबसे पहले साउथ कोरिया, जो यहाँ पे है साउथ कोरिया। आफ्टर दैट यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, देन चाइना, रशिया है यहाँ पे छोटा ऊपर, मतलब ये रशिया बड़ा है, यहाँ पे छोटा दिखाया गया है। देन नेक्स्ट इज जापान एंड यूएसए। ठीक है, मिलकर ये एक सिक्स पार्टी टॉक्स चालू किया था। और उसके पीछे रीजन क्या था, तो सबसे पहले जब एनपीटी आया था तब जो नॉर्थ कोरिया जो है इसने इस एनपीटी का पार्टिसिपेटरी मेंबर हो गया था। लेकिन बाद में जब बुश सरकार के रिजिम में जब यूएसए ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाना स्टार्ट कर दिया, तब उस समय नॉर्थ कोरिया एनपीटी से बाहर हो गया और चाइना और पाकिस्तान की मदद से उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से इस रीजन में दैट इज कोरियन पेनिनसुला में शांति प्रस्तावित हो सके, पीस मिल सके, इस वजह से ये प्रोग्राम बाद में, मतलब ये सिक्स पार्टी टॉक जो है वो इन 6 देशों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिक्स पार्टी टॉक एम्स टू फाइंड अ पीसफुल रिजोल्यूशन टू द सिक्योरिटी कंसर्न एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर पावर वेपन प्रोग्राम। देयर हैज बीन सीरीज ऑफ मीटिंग्स विद द सिक्स पार्टिसिपेटरी स्टेट्स। तो ये सिक्स पार्टिसिपेटरी स्टेट है, याद रखिए, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसए, देन चाइना, रशिया एंड जापान। ठीक है, चाइना, रशिया एंड जापान, अच्छे से याद रखिए। और इस पर और एक क्वेश्चन हम हमारे और दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे। दीज टॉक्स वेर द रिजल्ट ऑफ नॉर्थ कोरियाज विड्रॉइंग फ्रॉम द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 2003। ठीक है, 2003 में ये जो नॉर्थ कोरिया है इससे बाहर पड़ गया था एनपीटी से। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो देखिए ये ग्रुप्स है और इससे एसोसिएटेड कंट्री जो है वो बताई गई है। तो ये जो ग्रुप्स है एक मिलिट्री या फिर रिबेलियन ग्रुप्स है, ये कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, हौती रिबल्स आर फ्रॉम गाजा पैलेस्टाइन, ऐसा ये फर्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट इज हमास, हमास ग्रुप जो है वो येमेन का है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड लास्ट इज बोको हराम, जो नाइजीरिया का है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। जी आप जानते होंगे ये जो तीनों ग्रुप है पिछले साल भर से कंटिन्यूअसली न्यूज में थे, और ये बोको हराम मतलब दो सालों से न्यूज में था। तो इस वजह से हमने एक कंटिन्यू मींस इंटरनेशनल रिलेशन और साथ ही साथ टेररिज्म, इस वजह से ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए ये जो पहला है हौती रिबल्स, ये है फॉर येमेन, और ये जो हमास है ये होते गाजा पट्टी, इजराइल पैलेस्टाइन, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। मतलब पहले जो दो है वो इनकरेक्ट है, तीसरा जो है ये बात सही है। सो इसका आंसर है 3, दैट इज बी, 3 ओनली। ऑलराइट, ये याद रखिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो इसके बारे में जो हमारे देश है, ये एक बार इनका जो लोकेशन है वो कहाँ पे देख लेते। देखिए ये जो हौदीज रिबल आर फ्रॉम नॉर्थ येमेन। ठीक है, येमेन है यहाँ पे, या अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये ओमान और येमेन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है। तो ये नॉर्थ येमेन, यहाँ पे ये हौदी रिबल्स है। देन बाद में जो हमास मूवमेंट है ये है गाजा पट्टी पे। ठीक है, गाजा स्ट्रिप जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी जो हमारा मेडिटेरियन सी है उससे रिलेटेड है ये गाजा स्ट्रिप। ठीक है, और ये इजराइल पैलेस्टाइन इनका इशू जो है इसी से बारे में ये गाजा स्ट्रिप। और ये हमास जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रेडिकल मुस्लिम जो रेडिकल इस्लामिस्ट एक ग्रुप है। और बाद में जो था हमारा बोको हराम, तो ये है नाइजीरिया, यहाँ पे है ये नाइजीरिया। और ये नाइजीरिया के साथ साथ बाकी जो देश है, चाड, ये देखिए यहाँ पे है ये चाड, देन नाइजर एंड नॉर्दर्न कैमरून। ठीक है, यहाँ पे इस सभी रीजन में ये जो बोको हराम, ये जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये है। ठीक है, कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G4 नेशन। ठीक है, G4 जो एक ग्रुप है, इसमें से इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो पार्टिसिपेटेड, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछले कुछ समय से ये कंटिन्यूअसली न्यूज में था G4। हो सकता है इस बार पेपर में इसके बारे में पूछ लिया जाए। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, सबसे पहले है ब्राजील, आफ्टर दैट इंडिया, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। तो इनमें से कौन से जो देश है वो G4 के पार्ट है ये हमें देखना है। तो देखिए ब्राजील है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया और इटली ये दोनों नहीं है। ठीक है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया और इटली नहीं है, ब्राजील है, इंडिया है, देन जापान है और जर्मनी है। ठीक है, तो मतलब है इसका आंसर है दैट इज 1 एंड 2, दैट इज डी है इसका आंसर। हम देख लेते हैं कौन कौन से देश है। तो सबसे पहले देखिए ब्राजील है, इंडिया है, जर्मनी है, जापान है। ठीक है, यहाँ पे एक मैप में देख लीजिए, साउथ अमेरिका में है ब्राजील, देन यूरोप में है यहाँ पे जर्मनी, इंडिया एंड यहाँ पे जापान। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, तो बिग जे ऐसे ही याद रखिए, BIG एंड जे, बिग जे, ऐसे ये चारों देश जो है G4 कंट्रीज, ये याद रखिए। तो ये क्यों, ये ग्रुप
किस लिए बनाया गया, तो ये 4 देशों का जैसे कि हमने देखा ग्रुप है विच सपोर्ट ईच अदर्स बिड फॉर परमानेंट सीट ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जो हमारा यूएनएससी है इसके बारे में परमानेंट सीट के लिए ये चारों देश जो है वो अपनी ईच अदर्स की जो बिडिंग है इसको सपोर्ट करते हैं। मतलब ये चारों जो चाहते हैं कि हम परमानेंट मेंबर्स बन जाए और एक दूसरे के लिए भी ये सपोर्ट करते हैं, ऐसी ये बात है। और जैसे G7 कंट्री है ना, जिनका एक कॉमन डिनोमिनेटर है दैट इज इकोनॉमी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल मोटिव्स, ये G7 का है। लेकिन G7 के बारे में ऐसा नहीं है, G7 का प्राइमरी एम बस इतना ही कि इट इज द परमानेंट मेंबर सीट ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। G4 जो है इनका यही मेन एम है, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक ग्रुप है जिसका नाम है कॉफी ग्रुप। जो ये कॉफी ग्रुप जो है ना, ये किससे रिलेट करता है, तो ये जो G4 के अगेंस्ट ओपोनेंट कंट्रीज है जो चाहते हैं कि ये 4 देश जो है ये परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्राजील से रिलेटेड अर्जेंटीना है जो चाहता है कि ब्राजील इसका मेंबर नहीं हो। बाद में इंडिया से रिलेटेड पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ पे जापान से रिलेटेड भी चाइना है, और यहाँ पे फ्रांस वगैरह ऐसे कुछ, फ्रांस के बारे में मैं चेक करता हूँ लेकिन यहाँ पे है शायद। जो ये देश बाकी जो ग्रुप है दैट इज कॉफी क्लब, ये चाहते हैं कि ये जो G4 कंट्रीज है ये परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर के पार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये ऐसा ये G4 कंट्रीज और कॉफी क्लब, अच्छे से याद रखिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज UIDAI कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो ये जो UIDAI है ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? सो सबसे पहले दिया गया है फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री या फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। तो आप जानते हैं रिसेंटली मतलब पिछले साल ही UIDAI एक्ट जो आधार एक्ट जो था वो लाया गया था, और आधार एक्ट लाने के बाद ये जो UIDAI जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, और तब से ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन है सी है इसका आंसर। तो देखिए जैसे कि हमने कहा UIDAI को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था पिछले साल जुलाई 2016 में, और इससे तब से ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत है अंडर दी आधार एक्ट 2016। इससे पहले मतलब ये जो आधार एक्ट आने से पहले कैसी सिचुएशन थी, तो UIDAI वॉज फंक्शनिंग एज एन अटैच ऑफिस ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। मतलब प्लानिंग कमीशन के साथ अटैच ऑफिस ऐसे ये काम करता था, बाद में जिसको नीति आयोग से हमने चेंज कर दिया। तो यूपीएससी ने ये बार भी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने कर दिया था, तो नीति आयोग। ये मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था यूपीएससी ने लेकिन एक बार पूछा था। सिंस 28 जनवरी मतलब ये 2009 से प्लानिंग कमीशन के साथ अटैच ऑफिस ऐसे काम करता था। नेक्स्ट एक फैक्ट देख लेते। ऑन 3 मार्च 2016 अ मनी बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट गिविंग लेजिस्लेटिव बैकिंग टू आधार, ठीक है। आधार के लिए जो एक लेजिस्लेटिव बैकिंग ये मार्च 2016 में आधार एक्ट के तहत दिया गया था, ठीक है। ये फैक्ट्स है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी इज। तो ये जो हमारा अनक्लॉज है, आप जानते हैं पिछले साल भर ये कंटिन्यूअसली न्यूज में था, तो अनक्लॉज से रिलेटेड हमारी कौन सी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, ऐसा मतलब इसके रिलेटेड इशू पे काम करती है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसका जो आंसर है दैट इज जो हमारी मिनिस्ट्री है अनक्लॉज के इशूज से रिलेट करती है वो है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑलराइट, याद रखिए ये एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ये उस दिनों न्यूज आई थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया इज करंट मेंबर ऑफ 21 पर्सन बॉडी कॉल्ड कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये इसका मेंबर है इंडिया अभी के लिए तो है, एंड ये जो मेंबर CLCS जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अनक्लॉज, ठीक है, ये अनक्लॉज का पार्ट है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द लॉ ऑफ दी सी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। ये एक जो जहां से हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया था, तो ये न्यूज जो मुझे न्यूज जो मिली फिर से, तो मैंने ये न्यूज फिर से ऐड कर दी। ऑल्सो क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इट्स लिमिट एक्सेट्रा आर एड्रेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी अभी हमने देखा अर्थ साइंस, इससे ये क्वेश्चन जो है वो रिलेट करते हैं। तो अनक्लॉज जो है इसके बारे में भी थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देख लेते हैं, सो दैट ये हमारे लिए मतलब अनक्लॉज के बारे में बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए अनक्लॉज जो है इज UN clause, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन और द लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये 1973 से लेकर 82 तक ऐसी कुछ राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई थी जिसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये बनाया गया फ्रॉम द 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है। अनक्लॉज 3 ऐसे भी जाना जाता है इस वजह से इसको। ये कब मीटिंग हुई थी, जैसे कि हमने कहा 1973 से लेकर 1982 तक।
और ये जो है लॉ ऑफ द सी, इट डिफाइंस द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर यूज ऑफ द वर्ल्ड ओशियन। जो हमारे ओशियन से रिलेटेड जो कोई भी 200 नॉटिकल माइल्स, 12 माइल्स, इतने रिलेटेड जो एरिया है उसका यूज कैसे करना है, ओशियंस, एस्टैब्लिशिंग द गाइडलाइंस फॉर द बिजनेस, एनवायरमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द मराइन नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट जो है वो इसी एक्ट के तहत, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, इसी के तहत ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं। एंड जून 2016 में इसके 167 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन ऐसे जो है वो इसके मेंबर थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। जो है ये हम वीडियो जो है ना वो जानबूझकर 10 ही मिनट का बना रहे हैं सो दैट 5 क्वेश्चन जल्दी से कवर हो जाए, आपको इसके लिए सेपरेटली टाइम निकालना ना पड़े। जो कोई भी आप काम कर रहे हैं, कभी अगर बोर हो गए तो हम ये वीडियो दिन में 2-3 जितने हो सके हमसे ऐड करते रहेंगे। आप जब भी मतलब ब्रेक लेते हो, लंच के लिए ब्रेक लेते हो या फिर ऐसे कभी बोर होता है तब ब्रेक लेते हो, तब ये वीडियो हमारे देख लीजिए सो दैट आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।